सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अहसन अफजाल साहब, राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह की कैंपेन चलाई थी गिलगित बल्तिस्तान में, आप समझते हैं कि उसके नताइज सामने आएंगे और कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी नून लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ खाली कैंपेन ही नहीं, मुस्लिम लीग नून की जो पिछली 5 साल की कारकर्दगी थी, आखिरी 2 साल तो पीटीआई हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया और बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जो जमहूरी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारी डेवलपमेंट के वहाँ प्रोजेक्ट्स रहे, चाहे वो हेल्थ के ऊपर हों, एजुकेशन के ऊपर हों और ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हों, और फिर उसके बाद अगर आप कैंपेन पे भी आ जाएं तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह प्री पोल रिगिंग की गई और बेइंतहा तरीके से की गई, पूरा इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई कि यहाँ जो है कोalition, पहले तो इलेक्शन टाइमली नहीं हुए, अगस्त में इलेक्शन होने थे, उसको डिले किया गया ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनको फ्लोर क्रॉसिंग कराई जाए, उन पर प्रेशराइजेशन की गई। फिर जो कोalition गवर्नमेंट, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, ये भी बगैर किसी जो है वो सीएम जो गवर्नमेंट होती है और जो अपोजिशन होती है उसकी मुशावरत के साथ नहीं बनाई गई, और जो 14 वजीर बनाए गए केयर टेकर हुकूमत में, उनको एक एक हल्का सौंप दिया गया और वो अपनी कैंपेन करते गए। और इसी तरह मैं समझता हूँ ये सारे मामला किए गए, लेकिन इस चीज़ के बावजूद हमारी इलेक्शन कैंपेन में पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने रिस्पॉन्ड किया। मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह इन सारी जो है वो जो क्या कहते हैं इलेक्शन चोरी करने की कोशिशों के बावजूद हमने इसमें हिस्सा लिया, और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको एक बेहतर रिजल्ट लेके आएगी और इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन में होगी। अच्छा, राना अहसन अफजाल अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब ने। फैसल अजीज़ साहब, 330 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, भरपूर इलेक्शन मुहिम जारी रही गिलगित बल्तिस्तान की। आप क्या समझते हैं वोटर्स के दिल में कौन है? देखिए, पहले कैंपेन जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चलाई, मेरे ख्याल है इस तरह की कैंपेन उन्होंने यहाँ पे जनरल इलेक्शन में इस तरह की कैंपेन नहीं चलाई जितनी गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चलाई। इतना लंबा वक्त रहे, मरीम साहिबा भी तशरीफ़ ले गई, पीटीआई के रहनुमा भी ले गए, तो गिलगित के लोग इसी बात पर खुश हैं कि कौमी लीडरशिप तो कम अज़ कम हमारे पास आई, तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं है। फिर मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, गिलगित के जो लोग हैं, बल्तिस्तान के जो लोग हैं, इनका लिटरेसी रेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। ये ज़्यादा बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे आम चलते हुए लोग आपको मास्टर्स मिलते हैं, एमबीए मिलते हैं, एमए मिलते हैं, एमएससी मिलते हैं, और लिटरेसी रेट 100% कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान में। बाज़ इलाकों में स्कर्दू के अंदर 100% लिटरेसी रेट है। ये बड़े बाशऊर लोग हैं। इन लोगों को ये कहना कि सुबह निकलना है, कि दोपहर को निकलना है, कि शाम को निकलना है, ये इंतज़ार कर रहे हैं, और इनके सामने इनके मुस्तकबिल का सूरज जगमगा रहा है सी पैक की सूरत में। ये बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं, लीडरान से ऐसे ऐसे सवालात हुए हैं जिनके जवाबात उनके पास नहीं थे। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मीडिया पर दिखाई गई हैं, बहुत सारी नहीं दिखाई गई हैं। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, पीटीआई की लीडरशिप से सवालात हुए हैं, और वो सवालात हुए हैं जो उनके बुनियादी हकूक़ के हैं। तो गिलगित जो है वो एक नए राउंड के अंदर दाखिल हो रहा है, सी पैक की वजह से उन्हें पता है। अब रिवायत ये रही है कि जिसकी भी वफाक में हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग उसी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि फंड और इख्तियारात वफाक के पास होते हैं। वो नहीं बिल्कुल आजमाते अपोजिशन की पार्टियों को। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की पार्टियां वादों के अलावा कुछ दे नहीं सकती। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी अपोजिशन के अंदर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन के अंदर है, और सी पैक को जिस तरह से आगे लेके जाना है वो जाहिर है इस वक्त पीटीआई के पास है। तो जो एक आम राय है वो ग्राउंड पीटीआई की तरफ है, लेकिन बाशऊर लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, फैसला अच्छा करेगी, और मैं समझता हूं कि टर्न आउट भी जो होगा वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। फैसल साहब, ये तो बड़ी जमातों की बात हो गई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई। कुछ ऐसी मकामी जमातें भी हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं गिलगित बल्तिस्तान में, मिसाल के तौर पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो गई, इस्लामी तहरीक हो गई, वो भी कुछ ना कुछ सीटें निकालने में गुज़िश्ता इलेक्शंस में कामयाब हुई थी। उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, 24 सीटों में से 23 पे इंतखाबात हो रहे हैं। पीटीआई के जो गिलगित बल्तिस्तान के सरबराह हैं शाह साहब, उनका इंतकाल हो गया, उनका वहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात अब बाद में होंगे। ये वाला इंतखाबात हैं, तीसरा इस तरह का इंतखाब है ये। और
अब मैं समझता हूं कि जो लोकल पार्टीज है उनका असर व सूख तो ग्राउंड पर है, लेकिन चूंकि CPEC ने गेम चेंज किया हुआ है, चाइना बहुत सारी चीजें कर रहा है, वफाक बहुत सारी चीजें कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आइडेंटिफाई हो गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आइडेंटिफाई हो गए थे, जो अब मेच्योरिटी के ऊपर हैं। यानी कि दोनों तीनों पार्टीज ने मिलकर काम किया, लेकिन डिलीवरी इस हुकूमत के अंदर है। तो छोटी जमातों का मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज्यादा ऐसा असर होगा कि 23 में से कोई 6, 8, 10 सीटें ले लें। हो सकता है इक्का दुक्का कोई सीटें ले ले, लेकिन अक्सरियत जो है वो बड़ी जमातों की होंगी। अब यहां पे देखना है, अगर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे के कैंडिडेट को सपोर्ट करती है, तो PTI के कैंडिडेट्स के लिए कहीं पर हो सकता है कि सख्त मुकाबला हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। सही। फैसल साहब, अब रुख करेंगे हम राना हसन अफजाल साहब का। हसन अफजाल साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने तो धांधली के खदशात को मुस्तरद कर दिया है, आपका क्या इस पर स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे? आप मुतमईन हैं इंतजामात से? राना एहसान अफजल मेरा नाम है, जो करेक्ट नेम है। अच्छा जी, जो इलेक्शन के अंदर धांधली होती है वो खाली आखिरी दिन नहीं होती। धांधली जो है वो ये एक कंपोनेंट होता है इलेक्शन डे रिगिंग के ऊपर। मैं समझता हूँ कि आज बड़ा इस तरह की कोई चीज़ करना, क्योंकि मीडिया की आंखें और पूरा जितना हमने PDM के अंदर इस इशू को उठाया है, शायद उस तरीके से ना हो। लेकिन यहाँ जो है प्री पोल रिगिंग जिसको कहा जाता है और इलेक्शन इंजीनियरिंग कहा जाता है, वो मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया, अब मैं उसको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह की गई। सबसे पहले तो इलेक्शन का स्केड्यूल चेंज कर दिया गया। अगस्त में इलेक्शन होने थे, अगस्त में इलेक्शन नहीं हुए। वो सिर्फ इसलिए डिले किए गए कि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो है फ्लोर क्रॉसिंग कराई जाए और उन पे प्रेशराइज किया गया, उनको एक एक बंदे को टारगेट किया गया। और हमारे से 6 से 8 कैंडिडेट्स, यहाँ तक कि हमारा जो स्पीकर था वो भी PTI की तरफ चला गया। फिर इसके अलावा जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है वो बाय लॉ मुशावरत और बाय ट्रेडिशन जो है वो अपना जो गवर्नमेंट होती है और जो ऑपोजिशन होती है उसकी मुशावरत से बनती है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं किया गया और इसकी वजह होती है, इसकी वजह ये होती है कि दोनों की मुशावरत से न्यूट्रल जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट आए, जो इलेक्शंस के दौरान एक न्यूट्रल रोल जो है वो अदा करे। लेकिन ऐसे भी नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि न्यूट्रल हुकूमत नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो ना पिछले सीएम की ना ऑपोजिशन की मुशावरत से लगाए गए। वो 14 जो वजीर लगाए गए और उनको जो है वो एक एक हल्का दे दिया गया। वहां वो अपना, इसके बाद यानी कि मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन इंजीनियरिंग का हिस्सा था। फिर तीसरी चीज, जो बैलेट के थ्रू जो वोटिंग होती है उसके अंदर जो टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो कोई 700 के करीब है मेरे ख्याल से, लेकिन कोई 1000 एक्स्ट्रा बैलेट है। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होता है ये 500,000 के फर्क से ही कोई कैंडिडेट जीतता है। तो यहाँ वो जो बैलेट पेपर जिसके लिए हम इलेक्शन कमीशन में भी गए कि ये जो जाली बैलेट पेपर्स हैं 1000, ये किन लोगों के हैं, कुछ लोग वफात पा गए हैं, फिर भी ये तो उसके ऊपर भी अभी तक कोई, तो ये सारी वो चीजें अगर आप देखते हैं तो इलेक्शन की इंजीनियरिंग फिर हर तरीके से जो है वो एक एरिया को सिलेक्ट करके और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए गए कि अगर हमारी नून से जो है वो PTI में नहीं आया तो उनको कहा गया तुम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ ताकि हमारा वोट बैंक टूटे। तो ये जो इलेक्शन इंजीनियरिंग है ये अवाम के सामने, पाकिस्तान के सामने हुई है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने एक जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन गिलगित बल्तिस्तान में हम लेके आए, ये वो इलाका था जो सेक्टेरियनिज्म की जद में था। और मुझे याद है जब मैं 2006 में यहाँ गया तो इधर जो है कर्फ्यू लगा हुआ था और शटर डाउन था और कोई बंदा गिलगित के अंदर जो है आम जो है वो नकलो हरकत नहीं कर सकता था। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने सेक्टेरियनिज्म को खत्म किया और लोकल कम्युनिटीज के अंदर पीस ब्रोकर किया, जिसके बाद यहाँ टूरिज्म का बूम आया। और 2016 में जब मैंने यहाँ चक्कर लगाया तो वहां तब CM साहब जो हफीज साहब थे उनसे मुलाकात हुई तो वो बड़े एक्साइटेड थे कि इस साल हमें 8 लाख लोकल टूरिस्ट आया है पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और अगले साल हम 16 लाख टूरिस्ट का हम जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ये वो इकोनॉमिक पीस ब्रोकर करने के बाद एक टूरिस्ट बूम हम लेके आए। राना साहब, ये तो आपने गुज़िश्ता दौर के हवाले से बात कर ली, आपका मंशूर है क्या, आप करने क्या जा रहे हैं आगे अगर आपको दोबारा चांस मिलता है गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का? देखें, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इट इज द ओपनिंग डोर फॉर CPEC यहाँ से शुरू होता है और गिलगित बल्तिस्तान आपकी नेक्स्ट डेवलपमेंट हब है।
हमारा मंशूर में यहाँ हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी कनेक्टिविटी टू पाकिस्तान को और बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं। ये हमारी ही गवर्नमेंट थी जिसने 20 घंटे का सफ़र जो इस्लामाबाद से था उसको 12 घंटे में कर दिया, जिसने जो है वो कनेक्टिविटी को बेहतर किया, यहाँ डैम्स और बिजली के मंसूबे शुरू किए। लेकिन उनमें से कई मंसूबे कामयाब नहीं हो सके, तकमील तक नहीं पहुंच सके राना साहब। नहीं, हमने जो है फर्स्ट एवर कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बना दिया। हमारा रोड नेटवर्क, आप गिलगित नल्तर एक्सप्रेसवे की बात करें, गिलगित स्कर्दू रोड की बात करें, 30 बेडेड अस्पताल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका राना साहब। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं जो बात कर रहे हैं राना साहब कि हमने कई मंसूबे शुरू किए और हमने वहाँ पर जो है सेक्टरियनिज्म के जो है वो उसका खात्मा किया, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अच्छा काम किया वहाँ पर? देखिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और ये गुज़श्ता 2 साल के अंदर पीटीआई की हुकूमत, असल में नेशनल पॉलिसी पाकिस्तान की CPEC के लिए है और उस पर जो भी हुकूमत आएगी उसको CPEC को आगे बढ़ाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में और टिल एंड गवादर तक काम करना है, प्रोजेक्ट्स लाने। और फोकस हम ये देख रहे हैं जनरल मुशर्रफ के दौर से, उसके बाद मियाँ साहब ने हमने जरदारी साहब को देखा, तो एक नेशनल पॉलिसी है CPEC। अब इस सारे दौर के अंदर जहाँ जहाँ अच्छे लीडरान, अच्छे रहनुमा, अच्छे वुज़रा, अच्छा फोकस नजर आया, वहाँ पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया, वहाँ मुस्लिम लीग नून ने डिलीवर किया, वहाँ भी PTI डिलीवर कर रही है। असल में ये एक नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा रही है। पाकिस्तान की क्लियरिटी के साथ सिविल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी इसके ऊपर बहुत क्लियर है कि हमने CPEC के जरिए आगे बढ़ना है। तो क्रेडिट जाता है मुस्लिम लीग नून को, क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्रेडिट देना चाहिए PTI को भी, और इसमें क्रेडिट देने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। ये ओपनिंग डोर है CPEC का, सारी दुनिया की नज़रें यहाँ पर है। हुकूमत कहती है कि हम चाइना के साथ हैं और हम चाइना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट जो इस खित्ते में हो रही है और इंतखाबात के बाद और बूस्ट होगी, तो इस सारे सूरत हाल को, बैकग्राउंड को अगर लें तो फिर एक दफ़ा मंजरनामा ये बनता है कि अपोजिशन की जमातों का जीतना बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि स्पीड देनी पड़ेगी उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, स्पीड देनी पड़ेगी उन सारे मुआहदात जो हैं उनको, और उसके लिए ज़रूरी यही है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हुकूमत हो वो वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन में हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।